का तू असं का केलंस? सो वी आर स्टडिंग अ चैप्टर. नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट? क्या चैप्टर का नाम क्या है, बताओ मुझे. यस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉलिड, सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी. मार्किंग बिर्किंग से तो हमें पता चल रहा है. अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल पार्ट, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे किसी वायर के ऊपर हम लोग स्ट्रेस डालते हैं, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे होता है. ठीक है, तो ज़रा थोड़ा पहले मैं आइडिया दे देता हूँ आपको. ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. देन इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने ये कोई एक वायर है. इस वायर का जो अपर फेस है इसको मैंने किसी रूफ को फिक्स करके रखा है, और लोअर फेस जो है उसको मैंने एक वेट को अटैच कर दिया, इसे mg. चलेगा? अब ये जो वायर है आपका इस पे अगर आप m जो वजन आप अटैच कर रहे हो उसकी वैल्यू आप कंटिन्यूसली बढ़ाते हो. मान लो पहले आपने 1 किलो वजन अटैच किया, उसमें और 1 किलो आधा किलो वजन अटैच किया. थोड़ी देर के बाद आपने और आधा किलो ऐड कर दिया तो टोटल 1 kg हो जाएगा. फिर आपने और आधा किलो अटैच कर दिया तो वो 3/2 हो जाएगा. फिर 2 किलो हो जाएगा, फिर 2.5 किलो हो जाएगा, फिर 3 किलो हो जाएगा, एंड सो ऑन. इस तरह से जैसे जैसे आप इसमें अलग अलग वजन अटैच करोगे वैसे वैसे ये जो वायर है उसकी लेंथ धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगी. उसकी लेंथ कितने से बढ़ी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इनका अगर आप लोग डिवीजन करते हो, ओरिजिनल लेंथ मान लो मैं कैपिटल एल मानता हूँ, तो आपको जो वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन. सो व्हाट इज स्ट्रेन? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. और ये जो फोर्स आप लगा रहे हो अलग अलग एम की वैल्यू के लिए तुम्हें अलग अलग एम की वैल्यू मिलेगी. वैसे ये फोर्स डिवाइडेड बाय जिस एरिया पे लगा रहे हो. अब टेक्निकली देखा जाए तो फोर्स यहाँ पे सीधा सीधा mg आएगा, और एरिया जो है उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ये सर्कुलर शेप का होता है, बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इससे आपको मिलेगा स्ट्रेस. क्या मिलेगा इसको? आपसे स्ट्रेस मिलेगा. स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, इन वैल्यू का अगर आप ग्राफ बनाते हो, अब हम जानते हो हुक का लॉ जो था वो क्या कहता है कि स्ट्रेस जो है विद इन द लिमिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यानी कि ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में आप क्या जानते हो? मैंने कहा कि एक्स वाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सीधा मतलब होता है कि x डिवाइडेड बाय एक कांस्टेंट नंबर है. सपोज कांस्टेंट मैंने ले लिया 2, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2y. और इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या रहेगा? ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन रहेंगी. दिस इज अ बेसिक नॉलेज, यू मस्ट नो कि जब भी दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी डिवीजन कांस्टेंट होती है और उनका ग्राफ ओरिजिन से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो कॉमन सेंस है, यहाँ पे भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन. लेकिन ये एक सर्टन लिमिट तक ही ऐसा होगा. ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है आपका स्ट्रेस का, मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रहा है आपको, ये वो वैल्यू है स्ट्रेस का जिसके लिए या जिसके अंदर अगर आप देखते हो तो ये स्ट्रेट लाइन है. यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इस वैल्यू को बाय द वे अपन इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है. इसके बाद क्या होगा अगर मैं स्ट्रेस देता हूँ तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इसके बाद अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस देते हो तो कंपेरेटिवली स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखो यहाँ पे तुमको नजर आएगा कि मान लो आपने स्ट्रेस का वैल्यू इतना बढ़ाया, ये इतनी वैल्यू ऐड की, तो यहाँ पे देखो आपको एक स्ट्रेस का वैल्यू भी एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ेगा. अगर आपने स्ट्रेस वापस सेम अमाउंट से बढ़ाया, स्ट्रेन का वैल्यू सेम बढ़ेगा अगर स्ट्रेस सेम बढ़ेगा तो. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि कंपैरेटिवली आपका स्ट्रेस बहुत छोटा बढ़ा है. कैन यू सी दिस? यहाँ पे अगर आप सेम स्ट्रेस चेक करते हो
वापस ये जैसे नंबर थे जितनी थी वैल्यू इतनी ही वैल्यू यहाँ पे ली, तो कंपैरेटिवली आप देखोगे स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा हो गया। कैन यू सी दिस? तो धीरे धीरे क्या होता है कि तुम स्ट्रेस तो थोड़ा लगाते हो, फोर्स थोड़ा ही बढ़ाते हो, लेकिन वायर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। और इसके आगे एक ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि उसके बाद इवन आपने अगर स्ट्रेस कम भी कर लिया, ऊपर जाने के बजाय आप नीचे लेके आ रहे हो, यानी कि आप वजन हटा रहे हो, फिर भी वायर रुकती नहीं है और टूट जाती है। तो ये जो बिहेवियर है इसको अभी हमको डिटेल में स्टडी करना है। और इस जो कर्व में ड्रॉ करने वाला हो स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इस कर्व को बोलते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। ओके, सो लेट्स बिगिन। टॉपिक बड़ा इजी है और काम का भी है। इसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनके नाम तुम्हें पता होने चाहिए, छोटी छोटी डेफिनेशन है जो तुम्हें पता होने चाहिए। सपोज अ मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ लोड इन इट्स लोअर एंड। ओके, एक वायर लिया हम लोगों ने, उसको सस्पेंड कर दिया एक वर्टिकल सपोर्ट को, और नीचे वजन अटैच किया है ताकि हम उसको स्ट्रेच कर पाए। द लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्मॉल स्टेप अंटिल द वायर ब्रेक। वायर को हम धीरे 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 वजन अटैच करते जाएंगे, आधा किलो आधा किलो आधा किलो, आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा 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 वजन हर बार ऐड करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक वायर टूटती नहीं है। ओके, द इलॉग्नेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग ईच स्टेप। हर बार आपको कितना वायर का लेंथ बढ़ा वो गिनना है। ओके, stress and strain is noted for each load and graph is drawn taking tensile strain on x axis and tensile stress on y axis। इस एक्सिस के ऊपर आपको लेना है स्ट्रेस, इस एक्सिस के ऊपर लेना है आपको स्ट्रेन। अब ये टू बी प्रिसाइज कौन सा स्ट्रेन है, टेंसाइल या फिर लॉन्जिट्यूडनल। वाई? क्योंकि यहाँ पे लेंथ बदल रही है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का तुम लोगों ने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वर्सेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। हर बार जैसे तुमने वजन अटैच कर दिया, जो वजन अटैच करोगे वो तुम्हारा यम का वैल्यू होगा, बराबर है कि नहीं? सपोज तुमने पहली बार आधा किलो वजन अटैच किया तो यम की वैल्यू कितना हो गया, हाफ kg। उसके बाद और एक आधा किलो वजन अटैच कर दिया तो यम का वैल्यू 1 kg, और एक आधा किलो वजन अटैच कर दिया तो यम का वैल्यू 1.5 kg। तो टोटल वजन जितना ऐड है उसको यम लिखा, उसकी वजह से जो लेंथ इंक्रीज होगी उसको यल लिखा। एक बार तुम्हें यम और यल मिल जाए तो यल से तुम्हें स्ट्रेन यल से तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रेन, और यम से तुम्हें स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पे क्या है, mg डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस वैल्यू से तुम्हें ये वैल्यू मिलेंगी और इन दोनों का क्या बनाना है, तुम्हें ग्राफ बनाना है। चलेगा? इट इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एज शोन इन दी फिगर। फिगर में अगर देखते हो तो ऑब्जर्वेशन है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इसका जो शेप है ये मेटल टू मटेरियल वेरी होता है, लेकिन ये शेप जनरली ऐसा होता है कि एक सर्टन वैल्यू तक ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, बराबर है। उसके बाद फिर ये थोड़ा 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 बिगड़ना शुरू करता है और उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरह से तुमको दिखता है। ओके, हर एक पॉइंट के कुछ नाम हैं, तो चलो उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलेगा? द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ओ ए, ओ से लेके ए तक तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज द रीजन इन विच हुक्स लॉ इज ऑब्ड एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वो रीजन है जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, हुक का लॉ यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे को क्या होते हैं बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। द स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस पोर्शन एंड्स एट पॉइंट ए पॉइंट को ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाती है और उसके बाद ये थोड़ा कर्व बनना शुरू हो जाता है। द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो है इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की लिमिट को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लिमिट। इसके आगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ये जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है? इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज टिल द पॉइंट बी तक तुम लोगों ने लोड को अगर बढ़ाया, इफ द लोड इज फर्दर इंक्रीज टिल द पॉइंट बी रीच, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल एंड हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड। तो अगर ए के आगे देखते हो बी तक, तो अब वो जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन रहा क्या बच्चों, नहीं, वो कर्व होना शुरू हो गया। जैसे कर्व होना शुरू हो गया इसका मतलब ये हो गया कि तुमने स्ट्रेस थोड़ा ही दिया लेकिन स्ट्रेन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। स्ट्रेस तुमने थोड़ा दिया लेकिन स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम यहाँ पे रहा नहीं। इसके पहले क्या होता था, तुमने स्ट्रेस जितना बढ़ाया, स्ट्रेस सपोज तुमने इतना बड़ा, स्ट्रेन देखो उसके प्रोपोर्शन में बढ़ाए। तुमने सेम अमाउंट से स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन सेम अमाउंट से बढ़ेगा, तुमने सेम से स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन सेम अमाउंट से बढ़ेगा। यानी कि एक प्रोपोर्शनैलिटी में रहेगा कि तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो अगर तुमने डबल कर दिया इंटू 2 तो स्ट्रेन भी इंटू 2 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इसके बाद ऐसा नहीं होता।
स्ट्रेस तुमने हो सकता है डबल किया तो स्ट्रेन इंटू 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब तुम उसको थोड़ा मारोगे वो ज़्यादा रोएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। बी के बाद इलास्टिक लिमिट आना वो क्या होता है, ए के बाद ही एक्चुअली वो प्रोपोर्शनल का जो लिमिट है वो खत्म हो जाता है। ओके। इफ द लोड इज ग्रेजुअली रिमूव्ड स्टार्टिंग एट पॉइंट O and B, the curve is reached until the wire regain its original length. The change is reversible. The material of the wire shows elastic behavior in the region OB. Point B is called yield point. The corresponding point is called as elastic limit. Okay. अब यहाँ पे देखो, proportional limit और elastic limit दो अलग अलग पॉइंट दिखाए हैं, तो ज़रा इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग पॉइंट ए तक ये स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट ए तक क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है। यहां तक प्रोपोर्शन में बढ़ता है। अगर सपोज मैं एक समझने के लिए नंबर्स की भी बात करूं, चलो नंबर लेता हूं मैं आपको। मान लो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ये ग्राफ बना रहा था हम लोग। स्ट्रेस मान लो जो तुम्हारा था वो था सपोज 2 और स्ट्रेन मान लो कंसिडर करो 0.2 था। ओके। अब तुमने इसकी वैल्यू बढ़ा के 3 कर दी तो ये 0.3 हो जाएगा। मान लो ये 4 कर दिया तो 0.4 हो जाएगा, ये 5 कर दिया तो 0.5 हो जाएगा। यानी कि जिस रफ्तार में तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो उसी में तुम्हारा स्ट्रेन बढ़ रहा है, उसी मल्टीपल में बढ़ रहा है। ये तुम्हें जो नजर आ रहा है दिस हैपनिंग फ्रॉम 0 टू ए, O टू ए, तो यहाँ पे तुम देखोगे तुम्हारा जो ग्राफ है वो क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। ओके। और इस रीजन में तुम्हारा जो लॉ है, हुक का लॉ, वो वैलिड है। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसके आगे पॉइंट ए से लेके बी तक क्या हो रहा है? तुमने तुम्हारा ये जो वैल्यू है वो बढ़ा दिया। मान लो ये तुमने 6 किया, 7 किया। अब जैसे ऊपर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था, 2 के लिए स्ट्रेन 0.2 था, 3 के लिए 0.3 था, 4 के लिए 0.4 था, 5 के लिए 0.5 था। तुम्हारी अपेक्षा होगी कि 6 के लिए 0.6 आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। 7 के लिए तुम्हारी अपेक्षा 0.7 आए, हो सकता है 0.85, कुछ तो ज़्यादा हो जाए। लेकिन इस पॉइंट तक यहाँ पे गौर से देखना, इस रीजन में तुम्हारा हुक्स लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। दिख रहा है तुम्हें? हो रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं? लेकिन अगर तुम लोड कम करते हो, सपोज तुमने लोड हटा के यहां पे लेके गए, तुमने लोड क्या किया बच्चों? कम किया, तो ये वैल्यू भी कम हो जाती है, ये नंबर वापस। मतलब तुमने आधा किलो वजन जो एक्स्ट्रा ऐड किया था, मान लो तुमने हटा दिया, तो वायर अपने ओरिजिनल जगह पे चली जाती है। यहां से हटा के तुम पीछे जाओगे तो ये वापस इधर जाएगा, यहां से हटा के पीछे जाओगे तो ये इधर जाएगा, यहां पे हटा के जाओगे तो यहां पे जाएगा। फाइनली तुमने ये कर दिया तो ये हो जाएगा। मान लो तुमने 0 कर दिया स्ट्रेस, तो तुम्हारा स्ट्रेन भी 0 हो जाएगा। तुम फाइनली अपने ओरिजिनल जगह पे जा सकते हो। मतलब इस पूरी रीजन में 0 से लेके ए, इस पूरी रीजन में तुम्हारा वायर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। तुम वजन हटा दो, वायर अपने ओरिजिनल सिचुएशन तक वापस पहुंचता है। तो वायर शोज इलास्टिक बिहेवियर। इस रीजन में भले ही तुम्हारा हुक का लॉ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हमारी जो अपेक्षा थी कि जिस प्रोपोर्शन में ये बढ़ रहा है उस प्रोपोर्शन में यहाँ पे बढ़ा, क्या नहीं बढ़ा। लेकिन वायर का अगर तुम वजन कम करते हो तो वो सीधा सीधा इज्जत में वापस पीछे जाता है। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट बी है तुम्हारी कर्व में, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक लिमिट। और ए को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। दोनों में फर्क है। पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, जो तुम्हें दिख रहा है पॉइंट ए, उसको प्रोपोर्शनल का लिमिट बोलते हैं। पॉइंट बी तक अगर तुम स्ट्रेस देते हो तो लिमिट को वो सेटिस्फाइड तो नहीं करता, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता नहीं, लेकिन तुम वजन कम करते हो तो वायर अपने ओरिजिनल सिचुएशन में वापस चली जाती है। तो इलास्टिक बिहेवियर वो वायर तुम्हारी क्या करती है बच्चों? शो करती है। कौन से रीजन तक बताओ मुझे? पॉइंट बी तक। और इसलिए पॉइंट बी जो है उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम भूलना मत। पॉइंट बी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? यील्ड पॉइंट। और द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को बोलते हैं अपन इलास्टिक लिमिट। इस जो मैक्सिमम तुम्हारा वैल्यू आता है स्ट्रेस का, उसको अपन बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों समझे क्या? बताओ मुझे, व्हाट इज प्रोपोर्शनल लिमिट? द पॉइंट ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच हुक्स लॉ इज सेटिस्फाइड। ओके, हुक्स का लॉ सेटिस्फाइड होता है, उसका नाम क्या?
proportional limit. What is point B? Point B is elastic limit. The point up to which wire shows elastic behavior. मतलब अगर वजन कम कर देते हो तो वायर अपने ओरिजिनल जगह पे वापस जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी हो गई इससे भी ऊपर की इच्छा, तुमने बढ़ा दिया और वजन और पहुंच गए तुम पॉइंट सी तक। तुमने और थोड़ा वजन अटैच कर दिया, और थोड़ा वजन अटैच करोगे वायर और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो इसके आगे क्या हुआ है वो देखो। मैं बी के बाद बात कर रहा हूँ अप टू पॉइंट सी तक, मतलब बी से आगे जो रीजन तुम्हारा चालू हो गया सी तक, इस रीजन में क्या होता है, तुमने वजन और बढ़ा दिया। मान लो तुम्हारा जो वजन था वो बढ़ा के तुमने 7 का 8 कर दिया, 9 कर दिया। अब कॉमन सेंस है ये वैल्यू इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी, हो सकता है ये 0 पॉइंट आपको 95 दिखे, ओके, या हो सकता है यहाँ पे 1.2 दिखे। ऐसा तुम्हारा स्ट्रेन और बढ़ रहा है। अब तुम में से किसी बच्चे ने सोचा कि सर इसको मैं वापस पीछे लेके जाना चाहता हूं, तो क्या मेरी वायर वापस पीछे जाएगी? तो देखो होता क्या है वेरी इंटरेस्टिंगली। सपोज तुम्हारे 9 के लिए ये 1.2 शो कर रहा था, 8 के लिए सपोज 0.95 स्ट्रेन दिखा रहा था। अब तुमने सोचा कि सर मैं वजन थोड़ा कम कर लेता हूं। सर क्या करता हूं मैं? वजन थोड़ा कम करता हूं। कितना करता हूं बोलो? 8 कर देता हूं। तो तुम्हारी अगर इच्छा होगी कि सर ये 0.95 होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है 1 ही हो जाए। मतलब 0.5 सेंटीमीटर या पे 0.05 का परमानेंटली और वायर ज्यादा हो गया। तुम्हारी इच्छा होगी सर फिर मैं यहां से वापस यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 0.85 होगा कि नहीं? हो सकता है 0.9 हो जाए। वो आधा जो बढ़ गया वो परमानेंटली बढ़ गया, उसको परमानेंटली एक सेट बैठ गया। अभी परमानेंटली सेटबैक, अपन ना सेटबैक क्या चीज होती है? जैसे किसी नॉर्मल इंसान के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि मान लो कोई बच्चा है, उसको उसके उम्र के पहले 8-10 साल तक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला ही नहीं, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से तुम देखो अपने इधर वो एक टिपिकल बीमारियां होती है। तुम अगर किसी एकदम देहाती हिस्सों में जाओगे जहाँ पे बच्चों को खाना नहीं मिलता वक्त पे, तो तुम देखोगे 8-8 10-10 साल के बच्चे, लेकिन उनकी हाइट 2 फुट 2.5 फुट के ऊपर बढ़ती नहीं है। तो उनको जिस एज में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था मिला नहीं, तो उनकी बॉडी परमानेंटली वो क्या होगी, उनके बॉडी को परमानेंटली सेट बैठ गया। मतलब क्या? सेटबैक बोलते हैं उसको। अभी वो उससे निभरता नहीं, बाहर नहीं आता। या कोई बंदा है, मान लो किसी बहुत खतरनाक बीमारी उसको कोई हो गई, बराबर है कि नहीं, वो 2 साल तक उठ ही नहीं पाया बेड से, तो उसकी बॉडी को परमानेंटली एक सेट बैठ जाता है, वो वापस उसे रिकवर नहीं कर पाता। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है। तो ये वायर के साथ वैसे हो जाता है। अब तुम इससे पीछे जाओगे, तुम्हारी इच्छा होगी सर फिर 7 होगा क्या? नहीं हो सकता बेटा, 0.75 हो या पे 0.55 हो। ऐसा करते 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 तुमने पूरा स्ट्रेन हटा दिया, तुम डायरेक्ट 0 तक लेके आए। तुमने सोचा सर अभी वायर को मैंने कुछ भी वजन अटैच नहीं किया, 0 वजन अटैच किया, फिर भी तुम्हारी वायर में 0.5 या 0. जो भी कुछ छोटा मोटा वैल्यू है 0 से 0.5 इतना स्ट्रेन तुमको हमेशा का दिखेगा। तुम्हारी वायर एक परमानेंटली बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लिमिट के बाहर अगर तुम उसको वजन देते हो, मान लो ओरिजिनल वायर का लेंथ 1 मीटर था, अब हो सकता है 1.01 या 0.5 मीटर हो जाए। ये जो वैल्यू तुमको नजर आ रही है, ये तुम्हारे वायर में परमानेंट स्ट्रेन बैठ गया। तुमने सारा वजन हटा दिया, फिर भी ये वायर एक सर्टेन वैल्यू से हमेशा के लिए बढ़ गई। तो इसका अगर तुम ग्राफ पेपर पे ऑब्जर्वेशन करोगे तो होता क्या है कि तुमने बी तक देखो, तुम्हारा ग्राफ को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा इधर से ये ऐसा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैन यू सी दिस? ओके, इधर से तुम्हारा ग्राफ ऐसा ऊपर जा रहा है। बी वैल्यू तक क्या प्रॉब्लम है? बी वैल्यू तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम इधर से नीचे आते हो, मतलब तुम इधर देखो, तुम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ रहा है। सुन रहे हो ना? लेकिन मान लो तुमने यहां से पॉइंट बी से कभी भी स्ट्रेस कम करना शुरू किया तो तुम उसी लाइन से वापस आते हो। ओके, पॉइंट बी के बाद तुमने सी तक तुम लेके गए, तुमने बहुत ज्यादा खींच डाला उसको, एक जरूरत से ज्यादा खींच डाला। अब तुमने सी से डिसाइड किया कि सर मैं वजन कम करता हूं, तो क्या होता है पता है? इस लाइन से तुम वापस आते हो। मतलब तुम्हारा ये जो स्ट्रेस था, इस स्ट्रेस के लिए तुम्हारा स्ट्रेन इतना होता है, जो कि एक्चुअल में इतना होना चाहिए था, एक परमानेंट वैल्यू से वो बढ़ गया है। ओके, ऐसा करते करते तुमने 0 कर दिया डायरेक्टली। तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये स्ट्रेस तुम्हारा कितना हो गया? ये तुम्हारी स्ट्रेस लाइन है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर y0, y एक्सिस के ऊपर x0, स्ट्रेन लाइन के ऊपर स्ट्रेस क्या रहेगा? 0। तो ये वो पॉइंट है बच्चों तुम्हारे ग्राफ पेपर का। कौन सा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं? लेट मी यूज ग्रीन कलर। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को तुम्हारा स्ट्रेस 0 हो चुका है, लेकिन स्ट्रेन 0 नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी वायर में इतना परमानेंट सेट बैठ गया। इसको परमानेंट सेट बोलते हैं। और बेचारा वायर अभी परमानेंटली लंबा हो गया,
तुमने उसकी जान निकाल डाली, बेचारी की जितनी क्षमता थी उससे भी ज़्यादा वजन अटैच कर दिया। अब तुम्हारी वायर बोलती है अभी मैं तो परमानेंटली लंबी हो गई सर, अब मैं अपने ओरिजिनल जगह पे जा ही नहीं सकती, आपने मेरे को इतना वजन अटैच किया, इतना वजन अटैच किया, मेरी क्षमता ही खत्म हो गई, अभी मैं परमानेंटली स्ट्रेच हो गई। बराबर है कि नहीं? अब मान लो कोई लड़का है, तुमने उस बंदे को ऐसा पकड़ा, ये उसके पैर थे, नहीं पैर नहीं सर था, ये उसके पैर थे, और तुमने उसके दोनों हाथ पकड़ के उसको खींचा इधर और इधर। अब हो सकता है किसी ने खींच लिया, अब एक सर्टन स्टेज के बाद इतनी ताकत लगा दी वो बच्चा परमानेंटली स्ट्रेट हो गया, वो रिकवरी नहीं कर पा रहा है। पॉसिबल हो सकता है। ऐसा मजाक बोल रहा हूँ, कुछ भी मत करना, समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट सी तुम्हें नजर आ रहा है बच्चों, इस पॉइंट सी के बाद परमानेंटली सेट तुम्हारी क्या बोलते हैं वायर को बैठ गया है। यहाँ तक समझ में आ चुका है सबको? श्योर समझ में आ चुका है? चलो आगे चलते हैं। दिस इज वेरी वेरी वेरी, बोलो बेटा, ऐकता ऐकत राहे, एकच गोष्ट मी 4 वेळा सांगणार नाही। कितने पॉइंट बताए मैंने तुमको? ए बी एंड सी। पॉइंट ए तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हुक्का लॉ ऑबे होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। पॉइंट ए का नाम क्या? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए के बाद, ए तक तो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन था, लेकिन ए के बाद बी तक थोड़ा कर्व हो जाता है, स्ट्रेस तुम थोड़ा डालते हो, स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ही फोर्स लगाते हो तुम, लेकिन वायर कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा लंबी खींच जाती है। ओके, तो इस जगह पे तुम्हारा हुक्स लॉ सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू हुक लॉ स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहा क्या? मतलब हुक्का लॉ सेटिस्फाइड हुआ क्या? नहीं। लेकिन यहां से अगर तुम वापस वजन कम करना शुरू करते हो तो उसी लाइन से तुम वापस आते हो, मतलब तुम्हारा वायर इलास्टिक बिहेवियर करता है। अगर तुम पूरा वजन हटा दोगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पर वापस चला जाएगा। तुमने 0 फोर्स किया, वायर मान लो 1 मीटर की थी तो वापस 1 मीटर की हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब तुमने पॉइंट सी के लिए क्या किया? ए तक इलास्टिक लिमिट शो कर रहा था, बी तक वो सह रहा था कि इसके बाद में वापस अपने ओरिजिनल जगह तक मैं पहुंचूंगी, लेकिन सी के बाद वो वापस जाता ही नहीं है। सी के बाद अगर तुम वजन कम करना शुरू करते हो तो एक उसमें परमानेंट सेट बैठ जाता है। समझ में आ रहा है? तो 3 पॉइंट समझाए। पॉइंट ए तक हुक्स लॉ ऑबे होता है, नाम क्या है पॉइंट ए का? प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी तक वायर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, वहां से तुम वजन कम करते हो, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को वापस चली जाती है। तुमने 0 फोर्स अगर लगाया, 0 स्ट्रेस प्रोड्यूस किया तो स्ट्रेन 0 हो जाता है। पॉइंट सी तक लेकिन क्या होता है? अब तुम्हारी वायर अपनी इलास्टिक बिहेवियर शो करती नहीं है, उसका वजन कम करो, वायर का वजन कम करो तो वायर की लेंथ कम होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। वायर की ओरिजिनल लेंथ अगर 1 मीटर है तो हो सकता है कि अभी वो परमानेंटली कुछ बढ़ जाए, और वो हमेशा बढ़ी हुई रहती है। अब उसके आगे क्या? तुम शहाने उससे भी ज़्यादा वजन डाला, उसके आगे तुम थोड़ा फोर्स डालोगे, वायर बहुत ज़्यादा खींचेगी, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा खींचेगी। ठीक है? व्हेन द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट बी, द स्ट्रेन कर्व इज टू इंक्रीज। If the load is removed at a point beyond B, say C, for example, the material does not regain to its original length, वो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को वापस जाती नहीं है। बरोबर है? If it follow the line CE, CE ये वाला जो लाइन है, अभी तुमको जो ग्राफ में मैंने दिखाया, ये वाला लाइन, ये पॉइंट C है, ये E है, इस लाइन को फॉलो करता है और एक परमानेंट सेट बैठ जाता है। The length of the wire, length of the wire when there is no stress is greater than the original length। ओरिजिनल लेंथ जो था पहले 1 मीटर था मान लो, अभी तुमने 0 स्ट्रेस कर दिया, फिर भी 1 मीटर वापस नहीं होता, 1 मीटर के प्लस थोड़ा हो ही जाता है, वो परमानेंटली थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है? द डिफॉर्मेशन इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है, डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है। एंड द मटेरियल हैज एक्वायर अ परमानेंट सेट, और इस वायर को क्या होता है? अभी एक परमानेंट सेट बैठ जाता है, ये वायर परमानेंटली कुछ लेंथ से बढ़ जाती है। Further increase in load causes a large increase in strain for relatively small increase in stress until the point D is reached, which is at क्या होता है इसको? फ्रैक्चर टेक प्लेस। एट दिस पॉइंट फ्रैक्चर टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि पॉइंट सी के आगे भी तुमने थोड़ा सा स्ट्रेस डाला, वजन तुमने थोड़ा ही अटैच किया। जैसे इसके पहले अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि मैंने वजन मान लो 1 से प्लस कर दिया तो ये भी 0.1 से ही बढ़ रहा है। तो इसके आगे तुमने सोचा कि सर मैं ना 9 का 10 कर देता हूं। अब ऊपर अगर तुम देखोगे
तो थोड़ा वजन डालने से लेंथ थोड़ा बढ़ता है। यहाँ पे तुम्हारी इच्छा क्या होनी चाहिए, 10 के लिए मान लो थोड़ा सा बढ़ जाए, 1.2 था 1.3 हो जाए, लेकिन ये हो सकता है 1.6 हो जाए, 1.8 हो जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। मतलब तुम वजन थोड़ा सा अटैच करते हो लेकिन वायर ऐसी धड़ 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 स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वायर का जो क्षमता था वजन को उठाने का वो खत्म हो चुका है। उसके मॉलिक्यूल्स जितनी कोशिश कर सकते थे अपने आप को पकड़ के रखने की उतनी करते, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद वो हो नहीं पाता। अब इसके आगे तुम्हारा थोड़ा सा वजन जो तुम डालते हो वो कंपैरेटिवली वायर को बहुत ज़्यादा खींच देता है लंबा। मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल स्ट्रेस वी गेट अ कंपैरेटिवली हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? किसी को डाउट है इसमें? ओके अब ये तब तक चलता है जब तक तुम्हारे वायर में फ्रैक्चर प्रोड्यूस नहीं होता। अब वायर में फ्रैक्चर प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब क्या? जनरली जो वायर तुम्हें पूरी यूनिफॉर्म दिख रही है, कोई भी मटेरियल लो, कोई भी वायर लो, किसी भी मटेरियल का लो, ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा यूनिफॉर्मली सेम है। कहीं पे ना कहीं पे इस पूरे वायर में एक ऐसा पॉइंट होता ही है कंपैरेटिवली वो बाकी सारी वायर के कंपेयर में वीक होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहीं पे ना कहीं पे कंपैरेटिवली पूरी वायर के कंपेयर में वो कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा वीकर होता है, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट है यहाँ के मॉलिक्यूल बाकी के मॉलिक्यूल के कंपेयर में उतना अच्छा होल्ड नहीं करते, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों, यहाँ पे एक ऐसा नेक फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब होता क्या है कि वहाँ पे वायर कंपैरेटिवली ज़्यादा पतली हो जाती है क्योंकि तुमने खाली बहुत सारा वजन अटैच किया है, और फिर जहाँ पे ये नेक फॉर्मेशन हुआ मतलब वहाँ पे वायर एक तरह से नेक तैयार हो जाता है, वायर का पतला हो जाती है वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ज़्यादा वजन अटैच करोगे तो ये नेक जो है ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और एक सर्टन स्टेज के बाद वायर वहाँ पे टूट जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक, और ये कहीं पे ना कहीं पे पूरे वायर में एक पॉइंट होता ही है जहाँ पे वायर कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जिस पॉइंट को हो रहा है वो फ्रैक्चर तैयार हो रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या रखा है अपन ने बाय द वे? बी, डी। चलेगा? चलो आगे पढ़ते हैं। थेरोटिकल टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है, अगर तुम इसको अच्छे से समझेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूरा 4 मार्क्स के लिए तुमको ये सारा थ्योरी लिखना होता है। यस, तो क्या लिखा है यहाँ पे? फर्दर इंक्रीज इन लोड कॉजेस अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस ये फ्रैक्चर या फिर क्या हो गया बच्चों? नेक फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो रहा है, सुन रहे हो ना? इसके आगे भी तुमने थोड़ा वजन अटैच कर दिया तो वायर एनीवे टूटने वाली है। अगर तुमने वजन कम भी कर दिया तो फिर भी वो वायर बढ़ती रहती है जब तक टूटती नहीं तब तक। ओके, द मटेरियल शोज अ प्लास्टिक फ्लो और अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट डी। पॉइंट बी से लेकर डी तक मटेरियल कौन सा बिहेवियर शो करता है बच्चों? प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या? अपन वापस अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को वापस न आना। तो बी से लेके आगे वापस अपनी वायर ओरिजिनल साइज एंड शेप को वापस आती नहीं है, उसमें परमानेंटली कुछ ना कुछ सेट बैठ जाता है। द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड द स्ट्रेस इज व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इस केस में जो भी वायर का डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसको अपन कौन सा डिफॉर्मेशन बोलते हैं? प्लास्टिक। बी के पहले वो ओरिजिनल जगह पे वापस आती है, ए से लेके सॉरी 0 से लेके बी तक, तो उसको कौन सा बिहेवियर बोलोगे आप लोग? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, वो इलास्टिक रीजन है, उसके आगे प्लास्टिक रीजन है। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो इस ग्राफ में गौर से देखना, वेयर इज द ग्राफ? हाँ, ओके, लेट जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो दिख रहा है आपको बी के पहले इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और उसके आगे जो है उसको बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, या यू में से प्लास्टिक बिहेवियर एंड इलास्टिक बिहेवियर। समझ में आ रहा है ये? ओके, पॉइंट डी को क्या तैयार हो गया बच्चों? तुम्हारा फ्रैक्चर हो गया वायर को, मतलब एक नेक फॉर्मेशन हो गया, वायर वहां पे पतली हो गई है। ठीक है, the curve described above shows all the possibilities when an elastic substance, in particular many metallic wire, copper, aluminum, silver, etc., exhibit this type of behavior। अगर तुम कॉपर की वायर लो, एल्यूमिनियम की लो, तो उन सबका ग्राफ लगभग ऐसे आता है, थोड़ा थोड़ा शेप मटेरियल टू मटेरियल बदलता है। ओके,
मटेरियल बदल गया कि वो थोड़ा उसका कर्व का शेप नॉर्मली बदल जाता है. हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल एवरीडे लाइफ एग्जिबिट ओनली सम पार्ट ऑफ इट. अब ये जो डी है, पॉइंट डी, जहाँ पे तुम्हारा वायर में फ्रैक्चर हो गया, वायर टूट गई, ये मटेरियल टू मटेरियल बदलता है. कुछ वायर्स तो ऐसे है कि इलास्टिक बिहेवियर करते 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 और इसी पॉइंट पर टूट जाती है, इसके आगे वो बढ़ता ही नहीं. कुछ बी तक चली जाती है फिर टूटती है, कुछ सी को तोड़ती है. अलग अलग मटेरियल के लिए ये बिहेवियर, ये जो ग्राफ है ये अलग अलग होता है. कौन कौन से मटेरियल के लिए कैसा होता है, लेट्स रीड दैट पार्ट एज वेल. चलो सुनो. मटेरियल सच एज ग्लास, सिरेमिक एक्सेट्रा ब्रेक्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट, दे आर कॉल्ड एज ब्रिटल सब्सटेंस. तुम जितने भी ब्रिटल सब्सटेंस लेते हो, तुमने 10वीं तक डेफिनेशन पढ़ा है, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल पढ़ा है ना. अब तुमने कांच जैसा एग्जांपल लिया, तुमने कांच का रॉड लगाया होता, तो कांच का रॉड क्या होगा, ग्राफ अगर तुम बनाओगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ता है. अब ये जो है पॉइंट ए तक तो इलास्टिक बिहेवियर करता है, काफी कम होता है वैसे ये पोर्शन भी उसका. पॉइंट बी तक भी करता है, लेकिन बी के बाद उसका जो कर्व है वो सी डी वो पॉइंट अचीव नहीं करता, वो भी कोई टूट जाता है. समझा. तो ये एक सर्टन लिमिट तक जहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर करता है. इलास्टिक बिहेवियर के बाद कांच में कोई परमानेंट सेट नहीं बैठता, वो परमानेंटली ब्रेक हो जाता है डायरेक्ट. समझा. ऐसा जो मटेरियल, उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं अपन, ब्रिटल. एग्जांपल क्या क्या है बच्चों इसके, ग्लास है, सिरेमिक है. तो इसका अगर तुमको ग्राफ बनाया गया, बताया गया कि ग्लास का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, तो तुम्हारा ग्राफ कैसे रहेगा, बस खत्म, यहीं पे खत्म हो जाएगा. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, फिनिश. इसका ग्राफ इसके आगे आएगा ही नहीं. सारे ब्रिटल मटेरियल जो है उनका ग्राफ ऐसा बनेगा. अब तुमने अगला मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल डक्टाइल मटेरियल लिया. ओके, तो क्या होगा, मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम. ओके, कौन सा ये, कौन सा आयन है, मतलब कौन सा है, रफ आयन. क्या प्रोनाउंसिएशन करोगे तुम इसका, करो तो गूगल, इसका मतलब क्या है जरा निकालो. कच्चा वाला आयन, आई डोंट नो कौन सा आयन है ये, स्पेलिंग क्या है वो, रॉक्ड. व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट, रॉक्ड. करो ना उसको प्रोनाउंसिएशन भी करके देखो. हाँ हाँ, लेकिन आयन का अलॉय है ऐसा. हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट, रॉक्ड आयन. क्या हो गया, रॉटन, rot iron. And what it mean, wrought iron. Okay, ठीक है. So ATC have large plastic range for extension. The length is considerable and undergo plastic deformation till the break. They are called ductile. तो ये वो मटेरियल है बच्चों, इनका जो प्लास्टिक रीजन है वो काफी बड़ा होता है. जैसे अभी तुम लोगों ने जो ग्राफ देखा है, इस ग्राफ में देखो प्लास्टिक रीजन कितना बड़ा मिल रहा है तुमको. कैन यू सी दिस, यानी कि वायर इतनी इजीली ब्रेक नहीं हो रही है. कैन यू सी, द प्लास्टिक रीजन इज क्वाइट लार्ज. इनफैक्ट यहाँ से पूरा प्लास्टिक रीजन है, ये पूरा के पूरा. यहाँ पे वायर इजीली ब्रेक नहीं हो रही, अल्दो उसका इलास्टिक बिहेवियर बंद हो गया है. तो ऐसा जो मटेरियल है जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, काफ़ी लोड वो वायर सहती है परमानेंटली ब्रेक होने के पहले,
तो ऐसे सारे मटेरियल को कौन सा मटेरियल बोलेंगे तुम लोग? डक्टाइल मटेरियल बोलोगे। और डक्टाइल के काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखे, कॉपर दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, रॉक्ड आयरन तुमको देके रखा है, चलेगा। इसके अलावा भी भाई कई सारे मटेरियल और हैं, ओके। तो उनके लिए भी देखो, मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर विच कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इनको? मेलेबल, ओके। ब्रिटल, डक्टाइल, मेलेबल, मेरे ख्याल से 7th स्टैंडर्ड का 6th या 7th के मटेरियल के टाइप है ये। इसके लिए भी ये ग्राफ जो तुम बनाओगे वो ठीक ठाक बड़ा रहता है, इसका भी प्लास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा होता है। रबर हैज़ लार्ज इलास्टिक रीजन। अब इलास्टिक रीजन मतलब कौन सा वाला रीजन बच्चों? ये वाला। देखो तुम्हारे को समझ में आ रहा है क्या? पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, और बी के आगे का रीजन। बी के अंदर तुम्हारा जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन है, और ये कौन सा रीजन है तुम्हारा? प्लास्टिक रीजन। तो अगर तुम रबर जैसे किसी मटेरियल की बात करोगे तो इसका इलास्टिक रीजन काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली एक दूसरे को प्रोपोर्शनल होते हैं। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लेंथ उसकी बढ़ाना पॉसिबल होता है, ओके। इट कैन बी स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम मेनी टाइम ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। रबर के लिए लेंथ ओरिजिनल लेंथ के भी कई गुना बढ़ा सकते हो। जैसे तुम लोगों ने रबर लिया 2 सेंटीमीटर का, तुम उसका 4, 6, 8 मतलब ओरिजिनल लेंथ के कई गुना बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आफ्टर रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है। अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका रीज़न मेरे ख्याल से ये है कि शायद इसका ग्राफ है ना कुछ इस तरह से आता होगा, थोड़ा सा बनाया तो नहीं है यहाँ पे उन्होंने। तो कंपैरेटिवली थोड़े स्ट्रेस के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेन दिखता होगा, आई थिंक ऐसा होना चाहिए शेप, ओके। नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आपको थोड़े स्ट्रेस के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेन मिलता है। अल्दो ये इलास्टिक बिहेवियर फिर भी करता है, मतलब क्या होता है कि तुम वजन कम करो वो डायरेक्टली वापस पीछे आता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो क्या बोलते हैं नहीं क्या स्ट्रेच होना है वो ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने रबर बैंड लिया, थोड़ा फोर्स लगाते हो तो देखो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, ओके। अ मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू अ लार्ज वैल्यू इज कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। जिनको कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेच करना पॉसिबल होता है उनका क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इलास्टोमर्स बोलते हैं, चलेगा, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको पढ़ना, घर पे जाके पढ़ के इसकी खुद की नोट्स बनाना, वरना बाद में तुमको बहुत तकलीफ होगी। सारे डेफिनेशन बना लिखना प्रॉपरली। इन केस ऑफ सम मटेरियल लाइक वल्कनाइज रबर, when the stress applied on a body decreases to 0, the strain does not return to 0 immediately, okay, immediately। तो ये कुछ ऐसे भी मटेरियल है बच्चों जिनमें तुमने स्ट्रेस कम किया कि ऑफकोर्स स्ट्रेन कम होता है, बट इट टेक कंपैरेटिवली मोर टाइम। जैसे एक एग्जांपल दिया है वोल्केनाइज रबर, ये इमीडिएटली नहीं जाता बल्कि टाइम लेता है कंपैरेटिवली ज़्यादा। मतलब मान लो तुमने रबर का ऐसा कोई रॉड लिया, इसकी ओरिजिनल लेंथ मान लो 2 मीटर थी, और तुमने उसको एक 50 किलो वजन अटैच कर दिया, तो लेंथ जो है उसकी बढ़ गई मान लो 0.5 मीटर से, आधा मीटर से। अब तुमने वो वजन हटा दिया तो ये वापस 2 मीटर को जाएगा लगभग, बट ये इमीडिएटली नहीं जाएगा, इट विल टेक कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसका वापस जाना जो है वो बड़ा स्लो प्रोसेस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे भी कुछ मटेरियल है। द स्ट्रेन लैग बिहाइंड द स्ट्रेस, इसका स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के बिहाइंड रहता है, मतलब ये बढ़ने को भी टाइम लेता है और घटने को भी कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता है। दिस लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस, इलास्टिक हिस्टेरेसिस, ओके। तो क्या होता है इसका? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगर तुम निकालते हो तो कंपैरेटिवली तुम्हें थोड़ा क्या बोलते ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुमको लगा कि इमीडिएटली इसको वापस लेके जाना है तो तुमको अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। Figure 6.8 shows the stress versus strain curve for increasing and decreasing load. It encloses a loop. Area of the loop gives the energy dissipated during the deformation of the material. Okay. तो अगर आपने इसका कर्व निकाला तो देखो क्या होता है, देख रहा है?
ये तुम्हारा पहला इंक्रीजिंग लोड का कर्व है। तो मैं इमेजिन करो तुमने इसमें इतना स्ट्रेस डाला तो स्ट्रेन इतना प्रोड्यूस हो गया, फिर तुमने स्ट्रेस बढ़ा दिया तो स्ट्रेन और ज़्यादा हो गया, तुमने स्ट्रेन और बढ़ा दिया तो स्ट्रेन और ज़्यादा हो गया, तुमने स्ट्रेस और बढ़ा दिया स्ट्रेन और ज़्यादा हो गया, किसी एक पॉइंट बी तक आ गए। बी कौन सा पॉइंट है बाय द वे? तुम्हारा माइट बी तुम्हारा इलास्टिक लिमिट है। अब तुमने क्या किया, तुमने सोचा थोड़ा स्ट्रेस कम करते हैं, तो तुमने ये जो स्ट्रेस था उतना ही स्ट्रेस वापस कर दिया। इमेजिन करो तुमने वापस उतना, पहले तुम इस स्ट्रेस को दे रहे हो तो तुम्हारा स्ट्रेन कितना है? इतना स्ट्रेन है। तुमने सोचा कि सर मैं अभी स्ट्रेस है ना वापस कम करता हूँ, जितना पहला स्ट्रेस था ना उतना ही करता हूँ, लेकिन इस केस में तुम्हारा वायर का स्ट्रेन इतना होगा जो कि पहले इतना था, जो वैल्यू इधर थी वो अभी इधर आ गई। कैन यू सी दिस? मान लो सिचुएशन ऐसा था कि पहले जो तुम्हारा स्ट्रेस था मान लो उसकी वैल्यू 10 थी और उस वक्त स्ट्रेन जो था वो मान लो 0.5 था। जाते वक्त, वापस आते वक्त उसी स्ट्रेस को तुमको दिखेगा स्ट्रेन का शायद 0.7। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो कंपैरेटिवली, और ऐसा करते 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 तुम वापस आ रहे हो तो तुमको दिखेगा कि कंपैरेटिवली पहले स्ट्रेस के वक्त जितना स्ट्रेन था अभी स्ट्रेन उससे ज़्यादा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर लो, इस वक्त ये जो स्ट्रेस है उसके लिए स्ट्रेन इतना था। कब? जब तुम उसकी लेंथ बढ़ा रहे थे। अब जब घटाना शुरू कर दिया तो तुम देख सकते हो उसी स्ट्रेन को कंपैरेटिवली स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है। करते करते फाइनली जब तुम स्ट्रेस जीरो कर देते हो तो स्ट्रेन थोड़ा टाइम लेने के बाद ही सही लेकिन जीरो हो ही जाता है। तो इसका स्ट्रेस बढ़ते वक्त अलग है, घटते वक्त अलग है। बढ़ते वक्त हो सकता है कि कर तुम्हारा कुछ इस तरह से, मान लो तुमने स्ट्रेस 1 डाला, स्ट्रेन 0.5 था, ये तुमने 2 कर दिया, मान लो ये 0. या हो गया तुम्हारा सपोज 1 है, तुमने ये 3 कर दिया, हो सकता है ये 1.5 है, तुमने ये 4 कर दिया, हो सकता है ये 2.2 है, तुमने ये 5 कर दिया, हो सकता है ये 2.8 है। कुछ तो इस तरह से ग्राफ तुम्हारा बना। अब तुमने 5 का 4 कर दिया, तुम्हारी इच्छा है 2.2 हो जाए लेकिन वो 2.4 हो जाएगा। तुमने 3 कर दिया, तुम्हारी इच्छा है सर 1.5 हो जाएगा, हो जाता है वो 1.8 हो। तुमने 3 का 2 कर दिया, तुम्हारी इच्छा है सर अभी 1 होना चाहिए, हो सकता है वो 1.6 हो। तुमने 1 कर दिया, तुम्हारी इच्छा है कि वो 0.5 हो सकता है 0.8 हो, बराबर कि नहीं? तुमने और 0 कर दिया, ये 0 होगा लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम एंड देन इट विल बिकम 0। समझ में आ रहा है? तो इसका जो फॉरवर्ड था वो कर्व अलग है, जो बैकवर्ड था वो कर्व अलग है। जिस तरह से वजन बढ़ा उसी तरह से वजन घटाया तो स्ट्रेन सेम नंबर पे वापस नहीं आता, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहता है, फाइनली 0 ही होता है। तो ये जो मटेरियल है, ऐसे मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स बोलते हैं, ओके। या फिर ऐसा जो मटेरियल, इलास्टोमर्स नहीं, क्या बोलते हैं इनको? कुछ नाम दिया है क्या इनको? हाँ नहीं, हाँ, इस बिहेवियर को इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं, ओके। और ये कुछ सर्टन मटेरियल शो करते हैं, याद रखोगे। अब यहाँ पे ये जो कर्व का ये जो एरिया, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। व्हाट दिस एरिया रिप्रेजेंट? ये एनर्जी कितना खत्म हो गया, कितना क्या बोलते नहीं, क्या किसी और फॉर्मेट में चला गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या बोला मैंने आपको? व्हाट दिस एरिया रिप्रेजेंट? तो टेक्निकली स्पीकिंग तुमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट दिस एरिया रिप्रेजेंट, कि तुमने एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ निकाला, मान लो किसी वायर के लिए निकाला, जाते वक्त फॉरवर्ड मोशन में निकाला ग्राफ और इतना निकाला, तो पहले सवाल उठता है कि व्हाट दिस एरिया रिप्रेजेंट, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व इन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट? तो अभी फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाओगे आप लोग, इनफैक्ट आगे का ही टॉपिक है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द वायर। देखो सिंपल सी बात है, तुम वायर को खींचोगे, वायर नीचे आएगी, तो तुमने उसे खींचने के लिए जो एनर्जी स्पेंड किया वो कितने गया, किधर गया? दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द वायर। वायर के अंदर स्टोर होता है। तुमने एक स्प्रिंग खींचा, ऐसा तुमने खींचने के लिए एनर्जी दिया कि नहीं दिया? उसको एक फटका मार, एनर्जी दिया कि नहीं दिया? अबे दिया कि नहीं दिया? अब ये एनर्जी गया किधर? खत्म हो गया ना, वो उसके अंदर स्टोर हो गया। इस एनर्जी को अपन बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो इस केस में ये जो तुम्हारा कर्व रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ में, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट?
स्ट्रेन एनर्जी या एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर हुआ। अब यहाँ पे देखो, जाते वक्त का एरिया अलग है, आते वक्त का एरिया अलग है। जाते वक्त अगर तुम देखोगे, जब तुम इसको इंक्रीज कर रहे थे तो एरिया ये था, कैन यू सी दिस। और जब तुम वजन कम कर रहे हो तब का एरिया देखो, तो तब का कर्व भी अलग है, तब का एरिया अलग है। कैन यू सी दिस पार्ट? अगर गौर से देखो, लेट मी क्लीन इट। बोलो मुझे एक बार, वापस बताओ मुझे। जब तुम जा रहे थे ऊपर, तो मतलब तुम जब बढ़ा रहे थे उसकी लेंथ, ओके, वाइल लोडिंग, जब तुम लोड कर रहे थे तब कर्व ऐसा था, तब एरिया अंडर द कर्व ये था। कैन यू सी दिस? अभी हाई है ना? पक्का? दिस इज वाइल लोडिंग। ये कब है बच्चों? लोड करते वक्त। अनलोडिंग करते वक्त कर्व कैसे आया तुम्हारा? ऐसा। और अनलोडिंग करते वक्त एरिया अंडर द कर्व कितना आया? इतना वाला। कैन यू सी दिस? तो दोनों एरिया में कौन सा एरिया बड़ा है, पहले वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला एरिया ज्यादा था। मतलब लोड करते वक्त तुमको एनर्जी मान लो लगा 50 जूल, अनलोड करते वक्त तुमको दिख रहा है तुमको 30 जूल वापस मिला, तो 20 जूल कितने गया? दिस इज कॉल्ड एनर्जी डिसिप्टेड। मतलब ये एनर्जी हो सकता है किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये एनर्जी रिकवर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, पक्का? तो होप जो भी मैंने पढ़ाया, बताया, समझाया वो तुमको समझा है। आगे जो है बच्चों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पार्ट, स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी का छोटा सा मस्त इक्वेशन भी है, अच्छा खासा डेरिवेशन भी है जो हमको देखना है। ओके, अच्छा खासा लंबा पूरा इंटीग्रेशन यूज करके डेरिवेशन है। कैन यू सी दिस? तो पहले हम इस डेरिवेशन को समझेंगे और फिर इस डेरिवेशन को यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगले जो टॉपिक है हार्डनेस, और इसके आगे जो भी बचा है इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल टॉपिक बचा हुआ है। हार्डनेस है, उसके बाद फ्रिक्शन है। सो हार्डली वी विल नीड 3 to 4 मोर लेक्चर टू फिनिश दिस चैप्टर। इस वीक में अपन ये चैप्टर खत्म कर लेंगे, इसके ये सारे टॉपिक देखेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, सो यू कैन सी वेरी सिंपल पार्ट इज रिमेनिंग। थोड़ा सा 1.5-2 पेज बाकी है अपना खाली, तो 2-3 लेक्चर में अपन इसको खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, इस वीक अपना ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म, चलेगा। अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने के पहले, ओ मेरे प्यारे बच्चों, डोंट टॉक, थोड़ा सा इसका प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ओ बच्चा, अरे ध्यान दो, ठीक है। वैसे इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि जब भी तुम कोई काम करते हो, कुछ वर्क करते हो, क्या ये वर्क करने के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? अरे लगता है कि नहीं? जैसे मैंने बोला कि यार ये मोबाइल है मेरे को, इधर है फिलहाल, इधर से उठा के यहाँ तक लेके जाना है, तो क्या ऊपर लेके जाने के लिए मेरे को एनर्जी लगी? हाँ। सवाल उठता है कि ये जो एनर्जी है ये गया किधर? तो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? लुक एट दिस प्लेस, ये जो है इसकी कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है। आप अगर ग्रेविटेशन में बात करोगे तो ये mgh नाम के सीधे फॉर्मूले से आ जाएगा, m इंटू जी इंटू हाइट। इस हाइट से मैं और कुछ हाइट ऊपर लेके जाऊंगा तो नेचुरली आई विल नीड सम मोर एनर्जी टू डू दैट। वट एवर वर्क आई हैव डिड, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव स्पेंड, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी फर्दर। तो अगर मैं आपको बोलूँ बेटा बहुत बेसिक डेफिनेशन बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बेसिक डेफिनेशन होता है बच्चों, वर्क डन। क्या होता है बच्चों? अब सवाल उठता है सर वर्क कैसे निकाले? तो मैंने इसके पहले भी आपको समझाया है, हम कई सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वर्क का। जो सबसे सादा वाला फॉर्मूला था, जो इसके पहले भी मैंने, और ये मेरे को चाहिए तुमसे, तुम अगर ये मेरे को इसके आगे में मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, लेकिन एक सर्टन स्टेज के बाद मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा और फिर लात मारूंगा अगर तुम बताओगे नहीं तो। वर्क का सबसे जो सस्ता वाला फॉर्मूला है, सबसे सस्ता फॉर्मूला 10वीं को पढ़ा तुमने, सबसे सस्ता, वो क्या था पता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ये तुम कब पढ़ रहे थे पता है? ये तुम पढ़ रहे थे लोअर स्टैंडर्ड में। तुमको ऐसे तो घटिया प्रॉब्लम हुआ करते थे। घटिया में इसलिए बोलूँगा क्योंकि उसमें कोई दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं थी। कि मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स के ऊपर है ना, यहाँ से एक फोर्स लगाया, से 10 न्यूटन फोर्स, उसकी वजह से तुम्हारा बॉक्स है ना स्ट्रेट लाइन में आगे चला गया।
सपोज जितना डिस्टेंस आगे गया वो डिस्टेंस है तुम्हारा 2 मीटर। मैंने बोला बेटा कितना एनर्जी लगा, कितना वर्क किया, तुम आंसर निकाले थे 10 × 2 और तुम्हारा आंसर आता था 20 जूल। तो ये तुम्हारी बहुत बेसिक केस थी। फिर आगे जाके हमने इस केस को थोड़ा अपग्रेड किया। हमने बोला कि मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स जो है मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, से फोर्स इज F, मेकिंग एन एंगल से 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ कुछ तो एंगल कर रहा है, इन जनरल थीटा एंगल कर रहा है। कितना एंगल कर रहा है बच्चों, इन जनरल बोलो जल्दी से, थीटा। कितना एंगल कर रहा है, थीटा। और उसकी वजह से तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, से एस इतना डिस्टेंस। अब इस केस में तुम्हारा वर्क कितना है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें किसी ने पूछा, तो तुम क्या बोलते हो, सर इस केस में ना फोर्स F अप्लाई नहीं हो रहा है, बल्कि फोर्स का कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट, F × cos ऑफ थीटा। जानते हो अगर मैं ये कहूँ कि F की बजाय फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे सर F × cos थीटा, इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितने दूरी के लिए S। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, खाली F की जगह पे तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, F × cos ऑफ थीटा होगी। यहाँ पे F इतना फोर्स अप्लाई हो रहा था, राइट। यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F × cos थीटा और इनटू डिस्प्लेसमेंट S। अगर गौर से देखो तो ये F बार डॉट S बार का फॉर्मूला बन गया। जानते हो A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, AB cos थीटा, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो हमने फॉर्मूला अपग्रेड करके ये फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला हमने कब बनाया, 10वीं तक तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे। ये फॉर्मूला तुमने 11 साइंस के सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि फोर्स इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट मेकिंग सम एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों केसेस में बरोबर है कि नहीं, एक चीज समझो कि ये जो दूसरा वाला केस है, इट इज जनरल केस ऑफ दिस, ये इसका जनरल केस है। आप बोलोगे सर कैसे, जैसे तुम थीटा की वैल्यू 0 डालोगे फॉर्मूला ऊपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, उनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, 0 एंगल होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड दिस फॉर्मूला इमीडिएटली टर्न इनटू दिस फॉर्म। तो ये दोनों फार्मूले टेक्निकली देखे जाए तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों फार्मूले जो तुमने अब तक लिखे हैं, इन दोनों फार्मूले में इस केस में तुम्हारा जो फोर्स था, ओके, इस साइड में जो फोर्स था वो फोर्स क्या था बच्चों, कांस्टेंट था। फोर्स की मैग्नीट्यूड जो थी वो चेंज नहीं हो रही थी। नाउ व्हाट इफ द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि तुम्हारा फोर्स वेरिएबल है। तुम्हारा फोर्स क्या है बच्चों, वेरिएबल है। तुम्हारा फोर्स जो है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली बदल रही है। तो ऐसी केस में अगर तुम कहीं पे उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके जा रहे हो, योर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो ऐसी केस में क्या करते हैं, तो अगर आपको याद है तो मैंने समझाया था कि दुनिया की सारी वेरिएबल चीज़ें कुछ भी हो, यस, इंटरवल छोटा कर दो वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तुम जब 2 दिन के थे तब से लेके आज जब तुम 15-16 साल के हुए हो, सेम दिखते हो क्या ना। पिछले 16-17 साल में तुम में काफ़ी सारा चेंज हो गया, तुम दिखने में काफ़ी सारे बदल गए। अरे बदले कि नहीं बदले, अब जिसको डाउट है अपना 2 दिन का फोटो निकाला होगा, घर वालों ने एक बार देख लो, तुम एग्जैक्टली सेम हो गए, तुम कोई डाउट आएगा मैं यूँ, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या पिछले 2 मिनट में तुम बदले, तो आंसर है नहीं। क्या पिछले 2 मिनट में तुम बदले, क्या नहीं बदले। व्हाट दिस सिंपली इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है बच्चों, ये इम्प्लाइज करता है कि बहुत बड़े इंटरवल में जो चीज़ बदली छोटे इंटरवल में वो बदलती नहीं है। ये इन टाइम के फॉर्म में बताया कि जो चीज़ 15 साल में बदली वो 15 सेकंड में बदलती नहीं है, वो 15 सेकंड के लिए तो कांस्टेंट होती है। अब तुम पिछले 15 सेकंड में, 2 मिनट में, 4 मिनट में कुछ भी बदले नहीं हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वही डिस्टेंस के लिए होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि तुम कन्याकुमारी से निकाल के कश्मीर तक जाओ, तुमको लोगों का रहना, खाना, पीना सब कुछ, बादशाह कपड़े पहनना सब कुछ अलग अलग दिखेगा, लेकिन क्या तुम 2 फुट चलने से कुछ चीज़ें बदलती है ना। तो बहुत बड़े डिस्टेंस में जो चीज़ बदल रही है छोटे डिस्टेंस में क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी जो जर्नी है तुम्हारी, ये इतनी बड़ा डिस्प्लेसमेंट है से यस, और इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट में फोर्स लगा रहा है F, और तुम जो वर्क कर रहे हो वो है W। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत छुटकू सा बहुत छोटा इंटरवल ले लिया। बहुत बड़े इंटरवल में जो फोर्स वेरिएबल था, इतने छोटे इंटरवल में वो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। ये जो फोर्स था, ये कौन सा फोर्स था, वेरिएबल। लेकिन इतने छोटे इंटरवल में जो फोर्स लगा, लेट मी कॉल दैट वैल्यू एज F। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, डिस्टेंस छोटा होने से फोर्स छोटा होने वाला नहीं है।
अगर मुझे किसी ट्रेन को, जैसे मैंने एग्जांपल इसके पहले भी दिया था कि मुझे 4 किलोमीटर धक्का मारना है और 4 किलोमीटर धक्का मारने के लिए मुझे 50 लोग लग रहे हैं धक्का मारने के लिए, तो 4 फुट धक्का मारने के लिए भी 50 लोग ही लगेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा क्या 4 फुट ही तो आगे लेके जाना है, मैं खाली फू कर दूंगा फिर भी आगे जाएगी, ऐसा होने वाला है क्या? यू विल नीड 50%। तुम 50 लोग तुमको 4 किलोमीटर धक्का मारने के लिए अगर लग रहे ट्रेन को, तो कॉमन सेंस से 4 फुट के लिए भी 50 लोग ही लगेंगे। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये तो एक मानुस पण हे काम करून टाकेल, बरोबर है? तो यहाँ पे जो एफ है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा यू में से ds, वर्क बहुत छोटा हो जाएगा यू में कॉल्ड इट एज dw। और फिर ये जो तुम्हारा फॉर्मूला था, जो अभी अभी तुमने यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तुम यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लिखा जाता है जब फोर्स कांस्टेंट है। ये फॉर्मूले में W की जगह पे होगा dw, F की जगह पे होगा F ही, आप स्मॉल f लिखो कैपिटल F लिखो फर्क नहीं पड़ता वैसे, और S की जगह पे हो जाएगा ds। तो तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा दिस, इट विल गिव यू वर्क एट दैट वेरी स्मॉल प्लेस, उस स्मॉल जगह का वर्क मिलेगा। बट फाइनली अ टारगेट इज टू फाइंड कंप्लीट वर्क। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके डिस्प्लेसमेंट का ये जो पॉइंट है, सपोज डिस्प्लेसमेंट में S से लिख रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट A से लेके डिस्प्लेसमेंट B तक हम क्या करेंगे, वी विल मेक वेरी स्मॉल इंटरवल, कई सारे छोटे छोटे इंटरवल करेंगे। हर छोटे छोटे इंटरवल का वर्क निकालेंगे, वी विल कॉल इट एज अ dw। कितने छोटे छोटे इंटरवल, कहाँ से लेके कहाँ तक? S की वैल्यू A से लेके S की वैल्यू B तक, और फिर इन सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, सम करेंगे। सम का जो S है उसी से तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन बनता है। ओके, सबका इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमें मिलेगा टोटल वर्क। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यू में से W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S इज इक्वल टू A से लेके S इज इक्वल टू B तक F बार डॉट ds बार। तो आपको ये समझना जरूरी बच्चों कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है। तो तुम्हारे लिए ये दो जनरल फॉर्मूले हैं, फार्मूला 1 और फार्मूला नंबर 2। फार्मूला 1 जनरल केस है, फार्मूला 2 भी जनरल केस है। फार्मूला 1 कब यूज करते हैं? व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। फार्मूला 2 तब कब यूज करते हैं बच्चों? व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, मेरे को पता है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, वापस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब तक तुम इस केस में या इन चीज़ों को एकदम परफेक्टली स्टडी नहीं करते, जब तक तुम इनको एकदम परफेक्टली नहीं करते, तब तक एक चीज़ याद रखो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं जाएगा, तुमको समझेगा ही नहीं फार्मूला क्यों यूज़ किया। समझा मैंने क्या बोला? तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि इसके आगे अगर मैं तुमको पूछूं, मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। फिर मैं पूछूंगा, अच्छा वर्क डन निकालना है, वर्क कैसे निकालोगे? आप सोचोगे हाँ सर ये जो केस है इसमें फोर्स वेरिएबल है, तो एक काम करो, वर्क इज इक्वल्स टू लिखो इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b, या जो भी डिस्प्लेसमेंट है a टू b f इंटू dx या ds। समझ में आ रहा है आपको? समझा सर फोर्स कांस्टेंट है, तो सर सिंपल फार्मूला है f बार डॉट ds। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तुमको समझेगा, अब ये बेसिक है, आगे जाके हम लोग इसके अलावा भी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन रोटेशनल की केस में फॉर्मूले बदलेंगे। ये तो हम लोग ट्रांसलेशनल की केस की बात कर रहे हैं, एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, चीज़ों को जगह पे घुमाओगे तो उस केस में फॉर्मूले अलग रहेंगे। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज। जब तुम सोचना शुरू करते हो तो तुमको सारा समझता है। समझ लो, दिस इज एज सिंपल एज अपने घर में खाना बनाने इतना सिंपल है, जो इंग्रेडिएंट अवेलेबल है हम उसकी तरह सब्जी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं। समझा? दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ यू मे गेट आउट।